370 हटने के बाद विकास, डेवलपमेंट और बेरोजगारी खत्म करने की मांग यहाँ कितना होगा? आज पंचायत से लेकर डीडीसी मेंबर तक, जिला परिषद के चेयरमैन तक सारे काम आज बड़ी अच्छी तरीके से हो रहे हैं कि भारत को G20 की मेज़बानी मिली है और ये मेज़बानी पूरी साल भर चलेगी। और जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी तकरीबन समाप्त है, खित्ते में भी अगर थोड़ी बहुत मिलिटेंसी है उसको भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खत्म। आप देख रहे हैं कश्मीर क्लासिक और मैं हूं आपका मेज़बान मुहिब मलिक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कई सारी मुद्दों पे और मौजूदा हालात क्या है कश्मीर में, उस सब भी इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम है सर आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सर, मौजूदा हालात क्या है कश्मीर में? आपकी पार्टी जब से शिनाख्त में आई है बहुत कुछ आपने किया, मज़ीद क्या क्या कुछ आने वाले वक्त में आपके तरफ से किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जो मेन मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर कश्मीर में विकास, डेवलपमेंट, जो पीछे कहीं वर्षों से लंबित हो गया था, कम हो गया था, समाप्त हो गया था और एक अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ शुरू हो गई थी। एक स्यूडो टेररिज्म यहाँ शुरू हो गया था, सेपरेटिज्म यहाँ शुरू हो गया था, पत्थरबाजी हो रही थी, कैलेंडर छपते थे कब बंद होगा, कब खुलेगा, लोगों को घूमने की पूरी उनकी इच्छा होने के बाद भी वो घूम नहीं सकते थे। ये सारी चीज़ें जो कश्मीर में हुई थी उसको समाप्त करना और सारे चीज़ों को डेवलपमेंट की ओर ले जाना, विकास की ओर ले जाना, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता थी। और विशेष तौर पर आपने देखा 2019 के बाद उस प्रकार की परिस्थिति, उस प्रकार की सिचुएशंस हमारे कश्मीर में बनी है। कश्मीर में आज हालात ठीक है, देर रात तक आप घूम सकते हैं, दुकानें आज खुली रहती हैं, कोई बंद की कॉल नहीं है। और डेवलपमेंट भी साथ साथ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, चाहे वो यहाँ कुछ इदारे लाने की डेवलपमेंट है, मेडिकल कॉलेज लाने की डेवलपमेंट है, एम्स लाने की डेवलपमेंट है, रेल लाइन बिछाने की डेवलपमेंट है। आज कश्मीर और कुछ महीनों के बाद रेल के साथ जुड़ेगा और कहीं से भी आदमी रेलगाड़ी में बैठकर कश्मीर पहुंच सकता है। ये जो डेवलपमेंटल काम है, इस काम पिछले इन 2-3 वर्षों में जिस गति से हुए, जिस स्पीड से हुए, ये ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद था और यही भारतीय जनता पार्टी करती थी। 370 हटने के बाद विकास, डेवलपमेंट और बेरोजगारी खत्म करने की मांग यहाँ कितना हो गया काम? नहीं, यहाँ भी अब यही तो हुआ है काम। और धारा 370 का फ़ायदा उठाकर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वजों जिनकी सरकारें थी, वो इसका गलत फ़ायदा उठाते थे। आप देखिए कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट राजीव गांधी जी ने उसको अपने कार्यकाल में लागू किया था सारे देश भर में। एक ही वाहिद जम्मू कश्मीर की यूटी है इस समय, जो पहले स्टेट थी, और उसमें वो लागू नहीं था। 73rd 74 अमेंडमेंट यहाँ लागू नहीं था। यहाँ आप पंचायतों के चुनाव करते थे, नाम मात्र करते थे। पंचायतों के बाद जो बीडीसी के चुनाव होने चाहिए थे, डीडीसी के चुनाव होने चाहिए थे, वो नहीं होते थे। तो हमारी सरकार ने 3 टायर सिस्टम लाया है हमारे कश्मीर में और उस 3 टायर सिस्टम के कारण आज पंचायत से लेकर डीडीसी मेंबर तक, ज़िला परिषद के चेयरमैन तक सारे काम आज बड़े अच्छी तरीके से हो रहे हैं। नीचे से, ग्राम सभा से, विलेज कमेटी से चीज़ों को तय करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। सर, इलेक्शंस के हवाले अगर बात करें तो सजाद लोन का हाल ही में एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि एनसी और बीजेपी जो है आने वाले वक्त में अलायंस करें। किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि लोन साहब ने अपने बचाव के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि कुछ लोग तो उनको ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसके बचाव के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन एनसी के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अंदर से गुपचुप समझौता है, ऐसा कोई भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनसी के साथ ऐसा कोई समझौता
न कभी होगा, न कभी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जो लोन साहब को थोड़ी शंका है, मुझे लगता है कि उसको उस शंका से बाहर आना चाहिए, उसको इस सोच से बाहर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का सोचना नहीं है। सर, G20 के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे एक समिट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। सर, इस हवाले से आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि भारत को G20 की मेज़बानी मिली है और ये मेज़बानी पूरी साल भर चलेगी। नवंबर में शुरू हुई थी और ये इस नवंबर 2024 तक चलेगी और अलग अलग 56 स्टेट्स में 56 जगहों पर अलग अलग विषयों के कार्यक्रम होंगे। जैसे यहाँ टूरिज़्म का विषय है, जो यहाँ की G20 होगी, इतने सारे देशों के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और 20 देश तो है ही, उसके बाद भी भारत ने 3-4 देशों को उसमें इनवाइट किया है। तो ऐसे एक 24-25 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आएंगे, यहाँ की हालात देखेंगे, यहाँ की हालात में देखेंगे कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज नहीं है। वो खुद जांचेंगे और खुद जांचने के बाद वो इस फैसले पर पहुँचेंगे और उसके कारण कश्मीर को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सर, क्या लगता है आपको इस समिट से जो है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इस समिट से जो है कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा? जब टूरिज़्म आएगा, टूरिज़्म तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज़्म के साथ जब टूरिज़्म आएगा और जिस प्रकार का टूरिज़्म यहाँ चल रहा है, तो आपने देख रहे हैं जो ये सारे होटल्स हैं, ये जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये जो सारे हमारे शिकारे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, छोटा काम करने वाले जो छोटा सामान टूरिस्ट को बेचते हैं, चाहे यहाँ की पेपर माशी है, चाहे यहाँ का कोई ऐसा एक खिलौना है जो वहाँ उनको बेचते हैं, इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट ये दूर होगी और टूरिज़्म स्वयं में है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सर, राजौरी के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ परसों एक अटैक हुआ जिसमें से जो है 5 जवान शहीद हो गए। सर, क्या सिक्योरिटी लैप्स है कहीं पे? नहीं, इसको हम सिक्योरिटी लैप्स नहीं कहेंगे। एक बात तो बिल्कुल है कि भाई कश्मीर में जब हालात नॉर्मल हो रहे हैं और ये जो हमारी इस प्रकार का जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको लगता है कि कश्मीर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब उन्होंने इसको शिफ्ट किया है टुवर्ड्स राजौरी पुंछ या टुवर्ड्स डोडा किश्तवाड़, उन्होंने इसको शिफ्ट किया है। लेकिन अभी वो थोड़ा हावी है राजौरी पुंछ में। अभी केवल पिछले दिनों जो 5 फौजी मरे हैं वही नहीं है, उससे पहले उन्होंने 5 फौजियों को गाड़ी में ज़िंदा जलाया और उससे पहले उन्होंने राजौरी के अल्फ़ा गेट में 2 नागरिकों पर गोली चलाई। उसके बाद उन्होंने डांगरी, जो राजौरी का ही एक कस्बा है, उस राजौरी के कस्बे में भी उन्होंने 7-8 लोगों को शहीद कर दिया है पिछले 2-3 महीनों से। और आप देखेंगे पिछले साल भी 2-1 महीने वहाँ फॉरेस्टों में लगातार और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई थी। उस फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में भी आप देखेंगे 9-10 हमारे सेना के लोग शहीद हो गए थे, लेकिन हम लोग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं। और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी ने ये एक फ़ैसला किया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक को वहाँ मार भी दिया, एक को वहाँ समाप्त कर दिया, उसके पास एम्यूनिशन भी था, और इस प्रकार की कार्रवाई वो कर रही हैं। और जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी तकरीबन समाप्त है, उसी प्रकार उस खित्ते में भी अगर थोड़ी बहुत मिलिटेंसी है उसको भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खत्म। सर, आपकी पार्टी का ये दावा था कि हमने मिलिटेंसी पे जो है पूरा शिकंजा कस लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि शिकंजा कसना है, लेकिन जिनके साथ हमारी लड़ाई है वो भी अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने यहाँ टारगेट किलिंग्स कर दी। अब पिस्टल लेकर कोई जाता है, रास्ते में चलकर किसी आदमी को हिट करता है, बाद में भाग जाता है। ऐसे ही वो, उनको भी हम कोई ऐसा ना समझे, लेकिन वो भी अपनी अभी जो उनकी खोई हुई ज़मीन है वो आखिर में जाते जाते कुछ ना कुछ इस मिलिटेंसी को ख़त्म करते करते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस
उनको पूरा जवाब देगी।